हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के लिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और क्योंकि अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आने वाला है और 24 मई को आपका पेपर रहेगा, तो ऐसे में मात्र 5 महीने 20 से 25 दिन के आसपास बाकी है, रह गए हैं। और अब दिसंबर भी आने वाला है, इसके बाद में फेब में आपका फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उसी का वेट कर रहे होंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक। तो वो एक काफ़ी लेट मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि उससे एकदम स्विच करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और किन किन बातों का हमें इस प्रिपरेशन में ध्यान रखना होगा, हम इन सब चीज़ों के बारे में इस सेशन में जो है आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसमें स्ट्रेटजी और गाइडेंस दोनों को लेकर चलेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम चुनौतियों की बात करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना इतना टफ क्यों है। क्या चुनौतियाँ एक नॉर्मल एस्पिरेंट फेस करता है जिसकी वजह से वो कई बार प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है वो कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ना। आपने देखा होगा कि साल दर साल जो है कई बच्चे, यानी कि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, है ना। तो जिसमें से कई कुछ लोग सीरियस भी होते हैं, मतलब लगभग 5-6 लाख लोग तो फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 2-3 लाख एग्ज़ाम भी देते हैं। अब तो दिन ब दिन ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, अब तो 8 से 10 लाख भी फॉर्म भर देते हैं कई बार। तो काफ़ी तेज़ी से जो है ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों का। तो ऐसे में इतने काफ़ी कंपटीशन में से मात्र 12 से 15,000 के आसपास प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। वो भी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, वैकेंसी से मल्टीप्लाई करके 2.5-3 गुना जो भी उनको लेना होता है, जो मेंस में उसके 2.5-3 गुना 5 गुना यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। सेकंड, कट ऑफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2023 के पेपर में पेपर टफ था, तो उस टाइम जनरल का कट ऑफ की मैं बात करूँगा अमूमन, तो 75.66 कट ऑफ गया था। उसके बाद में 2024 के पेपर में हम मान के चलते हैं कि एग्जैक्टली तो 89 88 कुछ गया था, शायद 87। तो अपन मान के चलते हैं कि 90 के आसपास कट ऑफ गया था। फिर 2025 में कई लोग बोल रहे हैं कि ये कट ऑफ जो है बढ़ के 90 प्लस जाएगा, या कोई कुछ लोग 100 नंबर की भी बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या जाता है। तो इस तरह से कट ऑफ ड्रास्टिकली दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से या फिर चेंज होता रहता है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया। तो अब हम ये नहीं विश्वास करके चल सकते हैं कि हमें 90 स्कोर कर लेंगे तो हो जाएगा, या फिर 80 स्कोर कर लेंगे तो हो जाएगा। इसलिए हमें कम से कम एक सेफ मार्जिन, यानी कि 100 प्लस लेके चलना होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स पर भी थोड़ा-सा अब ग्रेजुअली शिफ्ट करें, और उसको भी थोड़ा-सा अलार्मिंग या अलर्ट मोड में प्रिपरेशन पे धीरे-धीरे शिफ्ट हो जाएँ। सेकंड थर्ड क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हमें नेगेटिव मार्किंग का भी डर होता है कि हर 3 जो है गलत उत्तर पे 1 सही उत्तर भी हमारा गलत ही माना जाता है। अगर आपने 2 सही करे हैं और 6 गलत कर दिए हैं, तो बात बराबर हो जाती है ना? तो इस तरह से जो है 1/3 माइनस मार्किंग होती है इसमें। तो वो एक हर एक एस्पिरेंट पे जो है एग्ज़ाम हॉल में दबाव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कई बार वो खुल के निर्णय नहीं ले पाता है और विकल्पों को चयन नहीं कर पाता है। तो फोर्थ चीज़ क्या आती है कि फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं कि आप एक तरह से रिलाई हो जाएँ कि केवल फैक्ट फैक्ट पढ़ के चले जाएँ और एनालिटिकल स्किल्स आपकी इम्प्रूव ना हो, या फिर एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव है लेकिन फैक्ट नहीं करके गए, तो भी आप कहीं न कहीं मझधार में रह जाएँगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये सेशन डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से प्रीलिम्स क्लियर करा जा सकता है। अब जैसे कि पता है कि मैंने भी कई बार प्रीलिम्स क्लियर करा है। इसके अलावा इनिशियल अटेम्प्ट में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो वहाँ नहीं हो पाया था, तो किस वजह से नहीं हो पाया था, तो मुझे वो गलतियाँ भी पता है ना? इवन काफ़ी मार्जिन से रह गया था पहला वाले अटेम्प्ट में तो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने करी थी, जो मैंने बात की अटेम्प्ट्स में उसको रेक्टिफ़ाई करा, और किस तरह से चीज़ों को करा, तो मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा इस सेशन में, है ना? तो हमारा पर्सनल गाइडेंस भी अगर आप लेना चाहें तो भी वो लक्ष्य विहित प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसपे हम थोड़ा-सा फ़ोकस होके प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने जिस तरह से एक फर्स्ट रीडिंग तो हमने उन लोगों की करवा दी है, अब सेकंड थर्ड रीडिंग की बारी है, साथ में बहुत सारे एनालिसिस, यानी कि पीवाईक्यू तो अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो अब वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए विकल्प। फिर इसके बाद में कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, है ना? पढ़ाई ही करते रहते हैं, रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से वो वहाँ पे श्योर नहीं हो पाते 2 विकल्पों के चयन में। उनको लगता है कि यार ये मैंने पढ़ा तो लेकिन याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से केवल वो क्या होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे चला तो जाता है, फिर वो इंस्टेंटली याद नहीं आता, वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ बहुत देर तक विचार कर सकें एक ऑप्शन पे।
तो इसकी वजह से वो रिवीजन नहीं करते, एक बार पढ़कर छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। तो ये आपको नहीं करना है, ये कॉमन मिस्टेक है। फिर सेकंड क्या होता है कि टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते हैं। अब टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। इससे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस के बिना एग्जाम पैटर्न समझ नहीं आता। क्या होता है कि आपको वहाँ पे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 100 में से आपको 90 प्लस अगर अटेम्प्ट लेना है, तो आप ये बताइए अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करी तो क्या वहाँ इतनी जल्दी रीड कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे? तो डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर रीड करने के लिए, रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल अभ्यास के लिए, है ना। अभ्यास तो जरूरी है ना। तो वो तो पीवाईक्यू से भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आप उस मोड में आ पाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम टाइम में रीड कर सको और मैक्सिमम जो है आप सॉल्व कर सको। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है ना। पीवाईक्यू को इग्नोर करते रहते हैं, है ना, क्योंकि माइंडसेट ही काम नहीं करता कि पीवाईक्यू अगर यूपीएससी का जो मैंने पहले भी एक पीवाईक्यू के ऊपर एक पूरा प्रॉपर सेशन बनाया था, तो आप उसको देखिएगा कि पीवाईक्यू को मैंने बताया भी था कि यूपीएससी के साथ काला है जिसकी कुंजी अगर किसी के पास में है तो वो पीवाईक्यू के पास में है ना। तो पुराने प्रश्न प्रश्न पत्र यूपीएससी का माइंडसेट समझने की कुंजी है, तो अगर आप उनका माइंडसेट समझ जाओगे तो आप इजीली क्लिक कर जाओगे। फिर इसके बाद में बहुत सारे नोट्स बनाते रहते हैं लोग, मतलब एक नोट्स बनाया फिर दूसरा बना दिया, उनको ये नहीं पता होता मैंने कितने कहाँ कौन कौन से नोट संभाल के रखे हुए हैं, मतलब एक इधर से निकलेगा एक उधर से निकलेगा। इस तरह के लोग कभी भी मतलब सक्सेस ही नहीं हो सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा बिखराव हो जाता है प्रिपरेशन में, तो वो नहीं आपको करना है। तो नोट्स बनाने में समय बर्बाद होता है, रिवीजन में कमी होती है ना। इतना टाइम आप उसको दे दोगे तो फिर रिवाइज सब करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब हम बताएंगे आपको। स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क का मतलब से काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटजी नहीं बनाते तो केवल हार्ड वर्क करते रहते हैं कि सुबह उठ गए पढ़ाई करी, ये कर लिया वो कर लिया, करो घंटे गिनने में लगे रहते हैं, जबकि घंटों से ज़्यादा जरूरी है क्वालिटी वर्क, है ना। तो ये आपको बहुत करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट तैयारी करो, हार्ड वर्क भी करो, लेकिन केवल हार्ड वर्क मत करो, है ना। दोनों चीज़ों का मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं प्रीलिम्स का ब्लूप्रिंट। देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि हर विषय का वेटेज अलग है, इसी के अनुसार तैयारी करना चाहिए। आपको 90% टाइम आपका जो है पॉलिटी को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि पॉलिटी में जो थीम्स आती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो थीम्स रिपीट भी होती है, और पॉलिटी के ईजी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए अपने प्रिपरेशन में 90% वेटेज पॉलिटी को देना चाहिए, है ना। इसके बाद में इकोनॉमी को 85% वेटेज देना चाहिए। क्यों? मतलब कि अगर आपके पास टाइम है तो इतना तो करना ही होगा आपको। इकोनॉमी से मतलब 90-85% आप सही कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो, और 90% यहाँ से। एनवायरनमेंट 75% आप वेटेज लेके चलिए कि कम से कम इतना तो हर साल रिपीट होता हो रही थीम्स में, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री 70% के आसपास मान के चलिए कि रिपीट होती होगी। इसके अलावा ज्योग्राफी 60% जो है थोड़ा सा कि एक्यूरेसी के चांसेस थोड़े कम होते हैं यहाँ पे। साइंस एंड टेक में भी यही हाल है। तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत हाई है, हर विषय में शामिल है, तो वो उसको कब करते रहे। इकोनॉमी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें करंट से आएंगी, है ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था कुछ कि जब प्रीलिम्स था लास्ट टाइम, उसके 2-3 दिन पहले ही एक आर्टिकल आया था आरबीआई के सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में। आरबीआई की इनकम के सोर्सेज क्या है? तो यूपीएससी ने 3 दिन बाद ही वो पेपर था, उसमें भी वो को वही मिल गया कि आरबीआई की सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर आया था, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आते रहता है, तो ये आपको ये करंट में काफ़ी चलती रहती है इकोनॉमी की चीज़ें, तो वही आते हैं। तो बजट पढ़ो, सर्वे पढ़ो। इसके बाद अलावा अभी देखिए इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है लगातार, तो जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ सकता है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। पॉलिटी में भी देखिए कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट नए बने हैं, इसके अलावा भी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी बने हैं, है ना, सूर्यकांत जी। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से चीज़ें आती रहती हैं, तो इनका स्टैटिक पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीफ जस्टिस के बारे में आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आ सकता है। तो इस तरह से जो है अलग-अलग चीज़ों के बारे में आ सकता है। इसके बाद में एनवायरनमेंट की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे जो है राइजिंग ट्रेंड है इसका एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट का जो पेपर होता है वो भी यूपीएससी का पेपर से साथ में ही होता है। मतलब फॉरेस्ट जो इंडियन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है आईएफओएस, उसका भी प्रीलिम्स जो होता है यूपीएससी के साथ में होता है। इसलिए यूपीएससी का जो काफ़ी फोकस होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, कि वो एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। तो और इसके बाद अब मॉडर्न हिस्ट्री का भी स्टेबल पैटर्न है, लेकिन अभी कुछ टाइम से थोड़ा वेरी कर रहा है। इसके अलावा ज्योग्राफी पर बेसिक्स पर मजबूत पकड़ रखो, है ना। अभी ज्योग्राफी के आपके टेस्ट भी चल रहे हैं लैक्चर में, तो उन पर अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना। तो इसके अलावा साइंस एंड टेक में करंट अफेयर से ओरिएंटेड काफ़ी आता है, हम इसको भी देखेंगे अच्छे से। तो ये सब आपको करना होगा।
फिर इसके बाद में जो स्ट्रेटजी की बात करें तो एक तो सबसे पहले जो मैंने पहले भी बताया, बार-बार ज़्यादा नोट्स मत बनाओ, कन्फ्यूज़न पैदा मत करो, है ना? लिमिटेड सोर्सेज़ रखो। लिमिटेड सोर्सेज़ से क्या होगा, बार-बार रिवाइज़ कर पाओगे और अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ने से हो जाएगी कि आप ईज़िली उसको सही कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी किताबें जो होती है वो कन्फ्यूज़न पैदा करती है, तो आप उससे बचें। और एक तो अच्छी सोर्सेज़ भी काफ़ी होती है। पीवाईक्यू को डीप एनालिसिस करना, जो कि हम लक्ष्य में तो करवाने ही वाले हैं इसमें स्टार्ट। तो वो आप उसमें काफ़ी सीरियसली लीजिएगा चीज़ों को। तो लक्ष्य में जो जितनी भी चीज़ें होंगी हम पीवाईक्यू पूरे अच्छे से ट्रिक्स के साथ में करवाएँगे, है ना? इवन मैं आपको उसमें सिखाऊँगा कि किस तरह से 90 प्लस क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करें, है ना? तो जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें, 100 प्लस मार्क्स आप इज़िली ला सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस आप में फ़ॉलो कर ली तो, है ना? और इसके बाद में कम से कम हर विषय को 3 से 4 बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ह सर पूरा सब्जेक्ट तो आप नहीं पढ़ सकते कि पूरी लक्ष्मीकांत को 4 से 5 बार रिवाइज़ करो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल और मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ थीम्स होती हैं, उनको तो कर सकते हैं ना। तो वो हम बताएँगे आपको कि किस तरह से इतने कम समय में किस तरह से जो है थीम्स को बार-बार 3 से 4 बार रिवाइज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट हम उस पेपर में तो करवा ही है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मैंने अभी बताया, स्टार्टिंग में ही बताया मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। आपको जितने मॉक टेस्ट ये लगाना है कि नंबर लाने हैं उसमें। 50-60 नंबर भी आते हैं 100-200 में से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका प्रीलिम्स कब क्लियर होगा, जब मॉक टेस्ट ये लगाने हैं कि आप स्पीड बढ़ जाए, आप वहाँ जल्दी-जल्दी गीस करना सीखिए। आप मतलब जो हम ट्रिक्स बताएँगे, वो ट्रिक्स आप इन मॉक टेस्ट पे अप्लाई करो, चाहे वो यहाँ पे काम करे नहीं करे, यहाँ ज़रूर करेगी। तो वो तब कर पाओगे जब यहाँ दोगे, है ना? तो ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद ना एलिमिनेशन टेक्निक हम बहुत सारी बताएँगे। अभी इस वीडियो में मैं 1-2 का मतलब थोड़ा साझा करूँगा, 1-2 टेक्निक्स किस तरह से काम करती है। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक्स हम जो काफ़ी डिटेल में बताएँगे, जो मेन पिलर है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने का, वो मैं आपको बताऊँगा और उसका माइंडसेट बताऊँगा यूपीएससी का। क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ ट्रिक्स हैं वो लग जाती है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एलिमिनेशन का मतलब होता है आपके माइंड को लॉजिकल कैसे बनाना है, कम समय में यूपीएससी को कैसे समझना है कि यार ये बात कर रही है बेफिजूल है, मतलब इस तरह की बातें करती है वो क्वेश्चंस में, वो मैं आपको समझाऊँगा। इसके बाद में आप देखिए, अगर सोर्सेज़ की बात करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस समय क्या करें, लिमिटेड सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करना है आपको। और लिमिटेड सोर्सेज़ में भी कौन-कौन से सोर्सेज़ आप फॉलो कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। एक तो लक्ष्मीकांत वो करना है, उसमें पूरी किताब भी कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स के लिए, सभी टॉपिक कम से कम 1 से 1 2 देखिए, 2-2 बार तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कम से कम 6 से 7 बार आप रीडिंग कर सकते हैं अभी। और पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप वेटेज दे सकें। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कई लोग बोलते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी ही चाहिए, है ना? इसके बाद में ज्योग्राफी में एनसीईआरटी वैसे तो 11th-12th की काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, आप ये कर लें अगर पूरी नहीं हो पाती है तो। और जीसी ल्योंग बोलते हैं, कोई वर्णमाला की बुक बोलते हैं हिंदी में, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में इकोनॉमी की बात करें तो आप एनसीईआरटी, है ना? बजट, क्योंकि एनसीईआरटी इसकी 9 से स्टार्ट होती है, और इकोनॉमिक सर्वे, इन पर ज़्यादा ध्यान रखिए और करंट अफेयर्स करते रहें, है ना? मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो आप लोगों को पढ़ा ही दूँगा। इसके बाद एनवायरनमेंट में आप जैसे शंकर आईएएस का जो है एनवायरनमेंट होता है, उसका हिंदी में नहीं आता, तो आप इसकी जगह पे जो है अगर पीएमएफआईएएस का हिंदी में मिल जाए तो वो कर सकते हैं, या फिर और भी कोचिंग है, दृष्टि वगैरह, इनके भी कई लोग रिकमेंड करते हैं, आप देख सकते हैं। सोर्सेज़ तो कहीं से भी ले सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन स्टैटिक्स से भी ज़्यादा, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चलती रहती है, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता दूँ, मैंने अभी एक बताया ना वो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 2000 जब लास्ट प्रीलिम्स दिया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि एक क्वेश्चन 24 में आया था। वो था, किसके बारे में था? सिकाड़ा, ऐसे करके इंसेक्ट्स होते हैं ये, कीट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि सिकाड़ा क्या होते हैं। अब मैंने क्या करा था, ये पढ़ा था करंट अफेयर्स में, और अपनी कॉपी में लास्ट पेज पे लिखा भी था, और लास्ट पेज पे लिखा भी था, और ये मैं वहाँ जाके भूल गया, क्योंकि एक ही बार रिवाइवल तब लिखा था, तभी पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा नहीं उसको। यहाँ रिवीजन में मैंने मिस्टेक कर दी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के मैंने मल्टीपल रिवीजन करा था, तो प्रीलिम्स ईज़िली क्लियर हो गया था उस टाइम। तो लेकिन क्या होता है कि ये मैंने गलती करी कि रिवीजन नहीं करा। तो करंट अफेयर्स में बहुत सारी आप चीज़ें पढ़ते हैं, उनको रिवाइज़ करें, और लिमिटेड चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको, उनको बार-बार रिवाइज़ करते रहना है ना। मैं आपको ये कंपाइलेशन बना के दे दूँगा। करंट अफेयर्स में अगर पिछले 9 से 12 महीनों के महत्वपूर्ण इवेंट्स और इश्यूज़ को काफ़ी अच्छे से करें। कई लोग बोलते हैं साल 2 साल का करंट अफेयर्स करो, यार ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 से 12 महीने का करो, लेकिन अच्छे से करो, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करो। 2 से 4 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप उसके पीछे जाओगे तो नहीं कर पाओगे, इसका रिवाइज़ नहीं होगा। तो इसलिए इतना मैं सजेस्ट करूँगा कि 9 से 12 महीने का करंट अफेयर्स करें, वो आप इसमें इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। आजकल यूपीएससी भी 9 से 12 महीने पे ही ज़्यादा फोकस कर रही है।
पहले करती थी, लेकिन आजकल 9 से 12 महीने में चीज़ें रिपीट होती है ना, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करती है ना? इसके बाद में रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करें तो सिलेक्शन का असली फ़ॉर्मूला है फर्स्ट रिवीजन। पढ़ने के तुरंत बाद फ्रेश तरीके से उसको दोहराओ, है ना? तो मतलब क्या क्या होगा अगर आपने लंबा गैप कर दिया पढ़ने के बाद, जैसे मैंने बताया मैंने वो सिकाडा नहीं पढ़ा था, तो अब मैं वो पढ़ने के बाद एक भी बार नहीं पढ़ा, जबकि वो मुझे याद आ रहा था यार मैंने लिखा था कहीं पर क्या था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था वहाँ एग्ज़ाम में। तो ये आपको बार-बार करना है, अगर मैं एक बार वो पढ़ लेता तो उसको तुरंत राइट कर सकता था, मेरा टाइम नहीं बच जाता। तो फिर इसके बाद में कॉन्फिडेंस भी आता है इस तरह से, वहाँ अगर आपको देखी हुई चीज़ें मिल जाती है तो एग्ज़ाम में वो भी बूस्ट करती है आपका कॉन्फिडेंस, तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट ले पाते हो, है ना? क्योंकि अगर मान लो मुझे पता होता है कि अरे मैंने ये सिकाडा वाला सही कर दिया तो मैं 2-3 पर रिस्क ले भी लूँगा 3 क्वेश्चंस पे, उनमें से अगर एक आधा भी सही निकल गया तो मैं मार्जिनल फैक्टर पे काम करूँगा ना। तो वो उस तरह से मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी आने वाले समय में बताऊँगा इस बैच में कि किस तरह से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट लोगे, किस तरह से कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें छोटी-छोटी सी पिलर्स पे काम करना है। फिर सेकंड रिवीजन 7 से 10 दिन बाद उसका रखो, है ना? फिर थर्ड रिवीजन 1 महीने में रखो और फिर रेगुलर रिवीजन करो। 3 से 4 बार आपको प्रीलिम्स तक करना ही है, तो रिवीजन सिलेक्शन का असली फ़ॉर्मूला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना? फिर इसके बाद में रियल एग्ज़ाम प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। जैसा मैंने बताया मॉक टेस्ट वगैरह हम प्रॉपर करवाएँगे फरवरी के बाद से, लगातार आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तो रियल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस वहाँ पे आपको करनी है। फिर वीक एरियाज़ को पहचानें उन कमज़ोर विषयों में कि हम मेरा अगर एनवायरनमेंट कमज़ोर है या फिर किसी सेक्शन से क्या होता था कि मैं मॉक टेस्ट में इतना ज़रूर पता कर लेता था कि एनवायरनमेंट से मेरे कम हो रहे हैं तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान दे लेता था। सिंटैक्स से अगर क्वालिटी से ज़्यादा राइट हो रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा-सा कम टाइम देता था। इस तरह से मैं अब लास्ट में ये सब चीज़ें कर लेता था, तो आपको ये करना है ना? वीक एरियाज़ पे आप पकड़ मजबूत कर लो, तो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो अगर 2 से 4 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा सही कर पाते हो तो सीधा 8 नंबर का 4 क्वेश्चन अगर आपने सही करे तो सीधे 8 नंबर का वेटेज मिलता है। फिर इसके बाद बेनिफिट मिलता है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट सीखो कि किस तरह से आप टाइम को मैनेज करना है। वो मैंने बताया 2 घंटे के मॉक टेस्ट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाते हो, पढ़ पाते हो, फिर इसके बाद में उन पे डिसीजन भी ले पाते हो, है ना? बहुत सारी लेयर होती है इसकी, डिसीजन भी ले पाते हो। डिसीजन लेने के बाद में आपको वहाँ पे श्योर भी होना है कि हाँ, मैं लगाने वाला हूँ इस पे। फिर इसके बाद में वो बबल फिल करते हो तो बहुत ये 3-4 स्टेप्स की ये प्रोसेस होती है, ये आप मॉक टेस्ट वगैरह से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। इसके बाद एलिमिनेशन को शार्पन करो। शार्पन कब होगा वो मैं बताऊँगा कि पीवाईक्यू को किस तरह से पढ़ना है ताकि इससे आपका जो एलिमिनेशन है उस पे कॉन्फिडेंस आए और एकदम शार्प हो जाएगी। आप जो लगा रहे हो वही सही है, आपको वहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए लगाते टाइम, है ना? सिर्फ टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है, एनालिसिस ज़रूरी है, ये भी हम बिल्कुल एक-एक चीज़ों को हम सिखाएँगे। इसके बाद में एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया भी था, मैं आपको कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स यहाँ पे जो हम आने वाले समय में आपको सिखाने वाले हैं, उनका कुछ 1-2 उदाहरण दूँगा, जैसे कि ओनली, नेवर, ऑलवेज़ सभी को पता होता है, जैसे ऑप्शन को संदेह करो कि ये सही है कि नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं कि सारे ही गलत हो, इसमें भी लॉजिक्स का इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको सिखाऊँगा उसमें। इसका सिमिलर ऑप्शन अगर 2 एक जैसे दे रखे हैं कि सिमिलर ऑप्शन है, तो उनमें से प्रोबेबिलिटी होती है कि एक सही होता है और एक गलत होता है ना? ये भी नहीं कि दोनों गलत हो जाएँगे, ज़्यादातर क्या होता है एक सही होता है, एक गलत होता है, ये भी आपको छाँटना है। तो फिर वहाँ पे एलिमिनेशन नीचे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, 4 में से 2 चले जाएँगे, अब बचेंगे 2, है ना? तो इस तरह से यहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद में एक्सट्रीम ऑप्शंस जैसे कि जो भी एक्सट्रीम टाइप की बातें करी गई हो, जैसे कि इससे तो पूरे ब्रह्मांड में ये हो जाएगा, सुनामी आ जाएगी, इस तरह से एक्सट्रीम बातें करी हो। जैसे आया था ना एक सोलर फ्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था 2022 में, मुझे तो एक ही क्वेश्चन भी याद है। तो उसमें ऐसा बताया गया था कि इससे सुनामी ट्रिगर हो सकती है ना? इस तरह से अलग-अलग बहुत फेकू बातें करी गई थी, तो इस तरह की चीज़ों को आप आइडेंटिफ़ाई करें। तो ये सीखना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको वहाँ पे जो है ये अगर एक सबसे बड़ा हथियार है, अगर आप ये करके जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाते हो, है ना? फिर आप यहाँ से आपको क्या करना है, ये कंसिस्टेंसी लगातार बना के रखनी है, अपना रिदम नहीं तोड़ना है ना? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको लगातार निरंतरता बनाते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है और हार नहीं माननी है सबसे मेन चीज़। क्योंकि कि यहाँ पे क्या होता है आने वाले समय में 3 से 4 महीने बाद जब लेट हो जाएँगे, 2-3 महीने निकल जाएँगे, तो धीरे-धीरे लोग गिव अप करना चालू कर देंगे। अभी तो यहाँ पे कम करेंगे, इसके बाद जैसे 4 महीने निकल जाएँगे ना फिर तो लगभग मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, अभी जो टाइम चल रहा है ना इसको। यहाँ पर डिसिप्लिन जो मेंटेन कर लेगा उसका प्रीलिम 5-6 महीने में आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है प्रीलिम्स क्लियर करने में। फिर इसके बाद में राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, सही दिशा में मेंटरशिप के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको सही वक़्त पे सही गाइडेंस अगर मिल जाता है तो आपकी दिशा ही बदल जाती है पूरी। इसके बाद में स्मार्ट वर्क करें और स्मार्ट वर्क में जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है वो सब दोनों मिल के जो है रिज़ल्ट देते हैं। तो वो इस लास्ट में यही बोलूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है तो सिर्फ़ किताबों से नहीं बल्कि रिवीजन, प्रैक्टिस, है ना? स्मार्ट वर्क, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको और इसमें अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारा लक्ष्यविन प्रोग्राम अभी जॉइन कर सकते हैं। अभी डिले नहीं हुआ है क्योंकि अभी मेन टाइम जो चालू होने वाला है वो यहीं से चालू होने वाला है ना? जिन्होंने अभी जॉइन कर लिया उनको ऑल द बेस्ट, आप बिल्कुल सक्सीड होंगे इस बार। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। थैंक यू।